हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 8th क्लास पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 8। और अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी है आपके पास तो उसमें ये चैप्टर नंबर होगा 10। और इस चैप्टर का हमने एक पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ये जो साइड में प्लेलिस्ट लगी है, इस जो ऊपर वाली प्लेलिस्ट है उसमें आप क्लिक करके देख लीजिए। और इन सभी प्लेलिस्टों की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो के नीचे वाला जो भाग होता है उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको सारी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया था, कानून और सामाजिक न्याय की कानूनों द्वारा किस तरह से सामाजिक न्याय होता है। ठीक है, कानून किस तरह से समाज में न्याय लाते हैं, या समाज के साथ जो भी अत्याचार हो रहे हैं, जो समाज का शोषण हो रहा है, उसको किस तरह से रोकते हैं। तो उसमें हमने ये पढ़ा था न्यूनतम वेतन। ठीक है, ये पढ़ा था कि मजदूरों का शोषण ना हो, इसके लिए क्या है, ये लाया गया है जो प्रति वर्ष अलग अलग होता है न्यूनतम वेतन। और जो साल दर साल बढ़ता रहता है, क्योंकि महंगाई बढ़ती है तो महंगाई के हिसाब से ये भी बढ़ती रहती है न्यूनतम दर भी, वेतन दर भी। और ये सभी हमने पिछले में देख लिया था, बहुत अच्छे से देखा था। और ये पूरा हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था भोपाल गैस त्रासदी। और इसके बारे में हमने ये पढ़ा था कि ये किस तरह से हुई, कितने लोगों के साथ गलत चीजें हुई, इसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई, कौन सी गैस थी। तो ये सारी चीजें हमने पिछले पार्ट में देख लिया था। अब इसमें हम सीधे सीधे देखेंगे एक मजदूर की कीमत क्या होती है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमने अभी देखा, पिछले पार्ट में जो हमने देखा कि ये दुर्घटना किस तरह से हुई और किस तरह से लोगों को नुकसान हुआ, कितने लोगों की मृत्यु हुई, इसमें कितने लोग प्रभावित हुए, है ना। तो ये सारी चीजें हम इस हेडिंग में क्लियर करेंगे कि इस त्रासदी के लिए कौन जिम्मेदार था, आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई और कैसे सरकार को या कंपनी को इसका अंदाजा नहीं था। वो सारी चीज देखेंगे कि आखिर हम इस त्रासदी के लिए किसको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। आइए देखते हैं। अगर आप भोपाल के महाविनाश की वजहों को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना क्यों खोला। मतलब आपको ये जानना पड़ेगा कि अमेरिका की कंपनी भारत ही क्यों आई कारखाना खोलने। वो यूरोप में भी तो खोल सकती थी, इतनी दूर क्यों आई। विदेशी कंपनियों के भारत आने का एक कारण यहाँ का सस्ता श्रम है। मतलब यहाँ पर ना सस्ते मजदूर मिल जाते हैं, इसलिए विदेश की कंपनियां हमारे देश में आती हैं अपने कारखाने खोलने के लिए। अगर ये कंपनियां अमेरिका या किसी विकसित देश में काम करें तो उन्हें भारत जैसे गरीब देशों के मजदूरों के मुकाबले यहाँ के मजदूरों को ज्यादा वेतन देना पड़ेगा। मतलब अगर वो फैक्ट्रियां हमारे देश में खोल रही हैं तो अ, उनको कम वेतन देना पड़ेगा श्रमिकों को। अगर वो यूरोप में खोलती हैं, अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, तो उनको मजदूरों को ज्यादा सुविधाएं देनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ के जो मजदूर हैं वो अवेयर भी हैं सारी चीजों के लिए। भारत में न केवल वे कम कीमत पर काम करवा सकती हैं, बल्कि यहाँ के मजदूर ज्यादा घंटे तक भी काम कर सकते हैं। यहाँ मजदूरों के लिए आवास जैसी दूसरी चीजों पर भी खर्च की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। इस तरह ये कंपनियां यहाँ कम लागत पर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकती हैं। देखो, घंटों की बात करें तो अगर भारत में देखें हम तो 8 से 10 घंटे काम करते हैं यहाँ पर मजदूर, है ना। लेकिन अगर आप अमेरिका में देखेंगे या विकसित किसी भी विकसित देश में देखेंगे तो वो 8 घंटे ही बस काम करते हैं, उससे ज्यादा काम नहीं करते हैं। और 8 घंटे में भी उनका लंच इंक्लूड होता है ना। लेकिन हमारे यहाँ मजदूर लोग कई जगह ज्यादा काम भी करते हैं। तो इसलिए जो विदेश की कंपनियां हैं वो हमारे देश में आती हैं कि जो हमारे यहाँ पर जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, वो बहुत सस्ते मिल जाते हैं। और यहाँ के मजदूरों को बहुत अच्छी सुविधा देने की उन्हें जरूरत नहीं है, फिर भी वो मजदूर काम
काम करते रहते हैं उनकी कारखानों में, उनकी फैक्ट्रियों में। ना तो उनको घर उपलब्ध कराने की ज़रूरत है, आवास उपलब्ध कराने की ज़रूरत है, ना उनको खाने-पीने की सुविधा उपलब्ध कराने की ज़रूरत है। बस एक थोड़ी-सी उनको मज़दूरी देनी होती है और वो 8 से 10 घंटे काम करते हैं इसके बदले में। लागत में कटौती के तरीके इत इससे खतरनाक भी हो सकते हैं। लागत में कमी लाने के लिए सुरक्षा उपायों की अक्सर अनदेखी की जाती है, क्योंकि जो सुरक्षा होती है उस पर अच्छा खासा पैसा खर्च होता है, ठीक है? इसलिए जो सुरक्षा की अनदेखी की जाती है। अब जैसे कोई भी फैक्ट्री खुली हुई है तो उसमें आग बुझाने के भी इंतजाम होने चाहिए, ठीक है? जो भी गैस वगैरह होती हैं जिनसे आग बुझाई जाती है, और प्रशिक्षण भी होना चाहिए सभी जो वहाँ पर मज़दूर वग़ैरह काम कर रहे हैं उनका, ताकि कोई भी स्थिति आए, परिस्थिति आए मज़दूरों के सामने तो वो कम से कम अपना बचाव तो कर ही सकें। यूनियन कार्बाइड के कारखाने में एक भी सुरक्षा उपकरण या तो सही ढंग से काम नहीं कर रहा था और ना या उनकी संख्या कम थी। मतलब इन दोनों ही चीज़ों में प्रॉब्लम थी। 1980 से 1984 के बीच मिक संयंत्र के कामगारों के दल की संख्या 12 से घटाकर 6 की जा चुकी थी। यानी कि फैक्ट्री में काम तो उतना ही चल रहा था, लेकिन दलों को घटा दिया था। मतलब जो टीम वर्क होता है उसको 12 से घटा के 6 कर दिया था। मजदूरों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण, यानी कि जो ट्रेनिंग होती है ना, किसी भी कारखाने में आप काम करने जाओगे तो पहले आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है उस काम से रिलेटेड, ताकि आप उस काम को अच्छे से समझ सकें, आप काम कैसे करना है, अपना बचाव कैसे करना है। तो ट्रेनिंग की अवधि 6 माह से घटाकर केवल 15 दिन कर दी गई थी। यानी कि जो ट्रेनिंग 6 महीने में दी जा रही थी, वो ट्रेनिंग केवल और केवल 15 दिन में दी जा रही थी। अब देखो 6 महीने का काम आप 15 दिन में सिखाएँगे, तो बहुत सारी चीज़ें तो छूट ही जाएँगी ना। मेन-मेन कोई चीज़ बताएँगे आप? मिक कारखाने के लिए रात की पाली के मजदूर का पद ही खत्म कर दिया था। मतलब रात में जो नाइट ड्यूटी होती थी मजदूरों की, वो पूरी तरह से उन्होंने खत्म कर दी थी, क्योंकि रात में तो सुरक्षा के इंतजाम देखने होंगे ना। जब कोई भी फैक्ट्री है, स्कूल है, फैक्ट्री है, कुछ भी है, तो सिक्योरिटी वहाँ पर 24 घंटे चाहिए। लेकिन जो ये कारखाना था उसमें रात में सिक्योरिटी नहीं थी। अगर सिक्योरिटी रात में होती तो ये घटना लगभग रात के 2 बजे की घटना थी, तो रात में कम से कम ये घटना नहीं हुई होती ना। नेक्स्ट देखते हैं, यूनियन कार्बाइड के भोपाल और अमेरिकी संयंत्रों में सुरक्षा व्यवस्था में फ़र्क जानने के लिए नीचे बढ़िए। देखिए क्या-क्या फ़र्क हैं कि अगर ये जो अमेरिकी कंपनी है, यूनियन कार्बाइड का जो कारखाना है वो अमेरिका में होता तो क्या सुविधा होती, और भारत में था तो उसमें क्या सुविधाएँ थीं, ठीक है? पश्चिमी वर्जीनिया जो कि अमेरिका में है, में कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी। यानी कि अगर कोई भी घटना होती है तो ऑटोमेटिक सिस्टम था और वो पकड़ के हॉर्न बजा सकती थी, जिससे कोई भी जो समस्या उत्पन्न हो रही है उस पर तुरंत नियंत्रण पाया जा सके। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूरों के अंदाजे के सहारे काम चलाया जा रहा था। यानी कि अगर मजदूर सूंघ कर देख लें या उनको एहसास हो जाए कि गैस लीक हो रही है, तो उसके अंदाजे पे ही काम चल रहा था। कोई अलार्म वगैरह नहीं लगे थे कि अगर गैस लीक होगी तो तुरंत अ, उसको नियंत्रित किया जा सके किसी भी तरह से। पश्चिम वर्जीनिया में खतरा पैदा होने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था मौजूद थी। मतलब इस तरह का एक कारखाना अमेरिका में भी था, तो उन्होंने अमेरिका में ऐसी सुविधा कर रखी थी कि कंप्यूटरीकृत उपकरण लगे हुए थे जो चेतावनी देते थे कि हाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो हॉर्न जैसे बड़ी-बड़ी जो मॉल होती है ना, उनमें इस तरह के हॉर्न लगे होते हैं कि अगर कहीं आग लग जाएगी तो एकदम से हॉर्न बजेगा। कुछ भी घटना होती है तो एकदम से अलार्म बजने लगते हैं सारी जगह, तो उनको पता चल जाता है कि कहाँ दिक्कत हुई है।
तो उसी तरह से अमेरिका में जो कारखाना था उसमें लगी हुई थी, लेकिन जो भारत में था उसमें नहीं थी। इस तरह की चीज़। अलग-अलग देशों के बीच सुरक्षा मानकों में इतने भारी फ़र्क क्यों है? मतलब जो कंपनी है वो हमारा इतना फ़ायदा क्यों उठा रही थी? भारतीय मज़दूरों की क्यों उसके दिमाग में कीमत नहीं थी? अ, हर देश के लिए जो नियम है सुरक्षा की वो अलग-अलग क्यों हैं, वो एक क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे मज़दूर वहाँ के हैं अमेरिका के वैसे ही हमारे देश के हैं। इस बात का जवाब ये है कि भारतीय मज़दूर का मोल अभी भी ज़्यादा नहीं है। एक मज़दूर जाता है तो फ़ौरन उसकी जगह दूसरा मज़दूर आ जाता है। जैसे जो हड़ताल वग़ैरह होती हैं मज़दूरों की, वो सक्सेसफुल क्यों नहीं होती हैं? वो इसलिए नहीं होती हैं कि मान लीजिए 4-6 मज़दूर हड़ताल पे बैठ गए। अब मालिक क्या करेगा? उनको नौकरी से निकाल देगा, 10 तैयार हैं। उसे पता है कि अगर चारों को निकालूँगा तो 10 फिर तैयार हैं मेरे लिए। तो इसलिए जो मालिक हैं, वो कभी भी मज़दूरों से घबराते नहीं हैं, उनका दबाव महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे देश में मज़दूरों की कमी है ही नहीं। दूसरा मिल सकता है। हमारे यहाँ बेरोज़गारी इतनी है कि थोड़ी-सी तनख्वाह के बदले ना जाने कितने लोग असुरक्षित स्थितियों में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। मज़दूरों की इन कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाकर मालिक कार्यस्थल पर सुरक्षा की ज़िम्मेदारी से बच जाते हैं। यानी कि जो मज़दूर हैं वो बस थोड़ी-सी मज़दूरी के लिए अपनी सुरक्षा को भी ध्यान में नहीं रखते हैं। वो नहीं देखते हैं कि जिस कारखाने में हम काम कर रहे हैं, उसमें कोई सुविधा है या नहीं है। बस उन्हें अपनी दहाड़ी से मतलब होता है, क्योंकि बेरोज़गारी इतनी है, खाने के लिए कुछ है नहीं, तो कुछ जगहों पर जो मज़दूर हैं वो यही सोचते हैं कि जो मिल रहा है ठीक है, जो होगा सो देखी जाएगी। इस तरह भोपाल गैस त्रासदी के इतने सालों बाद भी मालिकों के बर्बर रवैये के कारण निर्माण स्थलों, खदानों या कारखानों में दुर्घटना की खबरें रोज़ आती रहती हैं। देखो कोयले की खान से तो अक्सर खबरें आती रहती हैं कि 2 मज़दूर मर गए, 4 मज़दूर मर गए, वहाँ दम घुटने से ही मज़दूरों की मृत्यु हो जाती है। आज तक भी कोई पुख्ता इंतज़ाम नहीं किए गए हैं कि जो खदानों में मज़दूर काम करते हैं, उनकी दुर्घटना से मृत्यु ना हो। ठीक है? लेकिन देखो इस सब की ज़िम्मेदारी तो सरकार को उठानी चाहिए, और सरकार अगर इन सब की ज़िम्मेदारी उठाए, तो ये खतरे काफ़ी हद तक कम हो जाएँगे। लेकिन नियम बन जाते हैं, उन नियमों पर कोई अमल नहीं करता है। जबकि मान लीजिए पहले कोई नियम नहीं था, अब कोई नियम बना दिया सरकार ने कि मज़दूरों के लिए ये नियम है। अब होता क्या है, जो अफ़सर हैं, उस नियम को लागू तो नहीं कराते हैं, जबकि फैक्ट्री मालिक के यहाँ पहुँच जाएँगे या फैक्ट्री मालिक अफ़सरों के यहाँ चला जाएगा कि चलो भई ये नियम हम तोड़ रहे हैं, तो इस नियम के बदले आप कितनी रिश्वत लेंगे, कितने पैसे लेंगे? तो अफ़सर लोग क्या करते हैं, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ ऐसे होते हैं जो घूस ले लेते हैं और उनकी वज़ह से देश बर्बाद हो रहा है। तो कुछ अफ़सर क्या करते हैं, अपने मुनाफ़े के लिए उन नियमों को की अनदेखी कर देते हैं। जैसे इंस्पेक्टर वग़ैरह हैं, तो फैक्ट्री की सुरक्षा की जाँच करने आएँगे, ऑडिट करने आएँगे, तो वो क्या करेंगे, अगर कोई सुविधा नहीं भी है, तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, बदले में उनसे पैसे ले लेते हैं। तो उस तरह की चीज़ें उस टाइम पे थीं, जिसका उदाहरण आप देख रहे हो कि 8,000 लोगों की मृत्यु हो गई और 50,000 लोग से ज़्यादा लोग इसमें प्रभावित हुए थे। कानून बनाने और लागू करने वाली संस्थाओं के नाते यह सुनिश्चित करना सरकार की ज़िम्मेदारी है कि सुरक्षा कानूनों को सही ढंग से लागू किया जाए। सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार का उल्लंघन ना हो। यानी कि कोई भी फैक्ट्री खुल रही है या कोई भी कारखाना है, उसमें सरकार को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जिसमें मज़दूर काम कर रहे हैं, उसमें किसी भी तरह से अ, ऐसा उनके साथ शोषण तो नहीं हो रहा है कि उनके जीवन को ही कोई खतरा हो, ठीक है? ये बात कौन सुनिश्चित करेगा? ये सरकार करेगी, क्योंकि ये हमारे अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ है। जब यूनियन कार्बाइड संयंत्र में सुरक्षा मानकों की इस तरह खुलेआम अवहेलना हो रही थी, तो सरकार क्या कर रही थी? मतलब जब ये अभी मैंने आपको बताया कि एक कारखाना जो अमेरिका में था उसमें इतनी सुविधाएँ थी, लेकिन एक कारखाना जो हमारे देश में था उसमें कोई सुविधा नहीं थी अ, मज़दूरों के लिए। तो ये जो चीज़ है ये कौन देखेगा? ये सरकार देखेगी ना, मज़दूर तो नहीं देखेंगे, क्योंकि मज़दूरों को अपने छोटे-सी
मजदूरी से मतलब है, छोटे से पैसों से मतलब है, क्योंकि वो भूखे मर रहे हैं तो उनको कोई भी काम मिलेगा वो कर लेंगे। लेकिन पूरी ज़िम्मेदारी भारत के प्रति एक नागरिक की ज़िम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। और खुलेआम बात चल रही थी ये, मतलब कई बार एहतसाब हो चुका था, कई बार मृत्यु तक हो चुकी थी मजदूरों की। तो ये देखना किसका काम था? ये सरकार का काम था। और सरकार के अफसरों ने, जिनको भी ये ज़िम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने क्यों नहीं लिखा? गलती तो उनकी थी ना। पहली बात, भारत में सुरक्षा कानून ढीले थे, मतलब पहले से ही जो नियम बनाए गए थे सिक्योरिटी के वो ढीले ही थे। दूसरा, उन कमजोर सुरक्षा कानूनों को भी ठीक से लागू नहीं कराया गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखो, बहुत कम चीजें, मैंने आपको पिछले पार्ट में भी बताया कि बहुत कम चीजें होती हैं जो किताबों में लिखी होती हैं, जो अखबारों में आती हैं और जो आप न्यूज में सुनते हो। जो वास्तविक चीज होती है वो इससे कहीं ज्यादा होती है। ये तो कुछ चीजें हैं जो ज्यादा हाईलाइट में आई होंगी। वो नियम यहाँ पर बताए गए हैं कि इस तरह से अलार्म नहीं लगे थे, या उनको प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा था। ये तो बहुत मोटी मोटी चीज हाथ में आई है उस कंपनी के खिलाफ। लेकिन कितने सारे अनेक ऐसे नियम होंगे जिनकी अवहेलना हो रही होगी, जिनका लेखा जोखा इस बुक में भी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इस कारखाने को घनी आबादी इलाके में खोलने पर उन्हें कोई ऐतराज नहीं किया। देखो, सरकार की ये भी गलती थी कि ऐसा नहीं था कि इस कारखाने में केवल और केवल मजदूर ही की भी मृत्यु हुई थी, बाकी और लोगों की भी मृत्यु हुई थी। क्यों हुई थी बाकी लोगों की भी मृत्यु? क्योंकि जो कारखाना था वो रिहायशी इलाके में था, मतलब जहाँ पर लोग रह रहे थे। जबकि जब इतनी खतरनाक केमिकल वाली फैक्ट्री होती है, वो शहर से बिल्कुल दूर होनी चाहिए, आबादी से दूर होनी चाहिए, ताकि अगर कुछ भी दुर्घटना घटित हो तो कुछ मजदूरों की जान जाती जो उस समय कारखाने में होते। कम से कम इतनी सारी जो आबादी है उसकी जान ना जाती, और ना ही वो लोग किसी भी रोग से पीड़ित होते, अगर ये जो फैक्ट्री है ये रिहायशी इलाकों में नहीं होती। मतलब रिहायशी का मतलब होता है कि जहाँ बहुत सारे लोग रह रहे हैं, जैसे आपके गली मोहल्ले में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो वहीं पर एक फैक्ट्री खुल जाए जो प्रदूषण फैला रही हो, जो आपके लिए हानिकारक हो। तो इस तरह की जो फैक्ट्रियां हैं वो ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ दूर दूर तक जंगल ही जंगल हो, ताकि किसी भी मानव जाति के को नुकसान ना पहुंच सके। ठीक है। नेक्स्ट है, जब भोपाल के कुछ नगर निगम अधिकारियों ने इस बात पर उंगली उठाई कि 1978 में मिक उत्पादक, देखो मिक क्या है? ये एक गैस का नाम है। ठीक है। मिथाइल आइसोसाइट साइनाइड उसका नाम है। मिक कोई वैसा किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम नहीं है, ये किसका गैस का नाम है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, मिथाइल गैस को। ठीक है। मिक उत्पादन कारखानों की स्थापना सुरक्षा मानकों के खिलाफ थी, तो सरकार का कहना था कि प्रदेश में भोपाल के संयंत्रों में लगातार निवेश चाहिए। मतलब सरकार ने क्या दलील दी कि जब वहां के स्थानीय जो सांसद वगैरह होंगे, जो नगर निगम के अधिकारी थे, उन्होंने जब ये बात उठाई कि भाई इस तरह से यहाँ पर फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए जो जनता के लिए नुकसान होगा, तो वहां की सरकार ने दलील दी थी कि अगर इस संयंत्र को नहीं लगाएंगे तो रोजगार नहीं मिल पाएगा। तो रोजगार की जरूरत है, मतलब मजदूरों को काम की जरूरत है, तो इस तरह से हमें फैक्ट्री यहाँ पे लगानी पड़ेगी। सरकार की राय में यूनियन कार्बाइड से इस बात की मांग करना असंभव था, यानी कि जो सुरक्षा के इंतजाम है उन पर बात करना असंभव जैसा था। वह साफ सुथरी तकनीकों और ज्यादा सुरक्षित प्रक्रियाओं को अपनाए। सरकारी निरीक्षण कारखाने में अपनाई जा रही दोषपूर्ण प्रक्रियाओं को बार बार मंजूरी देते रहे। मतलब बार बार वो क्या करते रहे? जो भी कंपनी कहती रही उसको सरकार मानती रही, लेकिन सरकार ने उनका विरोध नहीं किया कि भाई तुम इस तरह से हमारे यहाँ के लोगों के साथ गलत नहीं कर सकते हो, मजदूरों के साथ गलत नहीं कर सकते हो। जब कारखाने में बार बार गैस का रिसाव होने लगा, ठीक है, मतलब पहले भी ये घटना कई बार हो चुकी थी, उसमें क्या हुआ, एक एक दो दो मजदूर मर जाते थे, तो जो कंपनी के लोग थे उनको ऐसे ही मजदूरों को दबा देते थे। लेकिन जब ये त्रासदी हुई उस टाइम पे, ये बहुत बड़े लेवल पर हुआ था, और सबको यह बात समझ में आ चुकी थी कि कहीं कुछ भारी गड़बड़ चल रही है। तब भी निरीक्षकों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी।
यानी कि जो निरीक्षक थे उनको कैसे क्यों नहीं उन्होंने समय रहते ही एक्शन लिया कि भाई रोज-रोज ऐसे गैस रिसाव की घटनाएँ आ रही हैं, तो कोई पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किया? ये गलती किसकी थी? ये वहाँ के निरीक्षकों की थी। कानून बनाने और कानून लागू करने वाली संस्थाओं के लिए यह रवैया सही नहीं है। लोगों के हित की रक्षा करने की वजह सरकार और निजी कंपनियां दोनों ही उनकी सुरक्षा को नजरअंदाज कर रही थी। यह हरगिज अच्छी स्थिति नहीं है। जब भारत में स्थानीय और विदेशी व्यवसाय नए नए कारखाने खोलने जा रहे हैं तो मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने वाले सख्त कानून और उनके ज़्यादा बेहतर क्रियान्वयन की ज़रूरत और बढ़ गई है। यानी कि सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो मजदूर हैं उनकी जो सुरक्षा है उससे किसी भी तरह की समझौता ना करे कोई भी कंपनी, जो भारतीय है या कोई विदेशी कंपनी है वो भी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये दिखाया है कि एक ट्रेवल एजेंसी है, यानी कि जो घुमाने ले जाते हैं ना, जैसे एक पैकेज टाइप का होता है कि चारों धाम की यात्रा करके आएंगे, उस तरह का जो होता है ना, या आज कल बहुत ज्यादा चर्चा में है राम मंदिर, तो राम मंदिर के लिए जा रहे हैं बहुत सारे लोग, तो इसी तरह से एक ट्रेवल एजेंसी थी। एक सेकंड। इस तरह की एक ट्रेवल एजेंसी थी, तो उसमें क्या कुछ ग्राहकों को वो घुमाने के लिए लेके गए, और वहां पर ग्राहकों ने मतलब जो घूमने वाले व्यक्ति थे उन्होंने उनसे कुछ उनको जो जो वायदा किया था घुमाने का, उनमें से कुछ चीज छूट गई, और उसमें से एक चीज थी, पेरिस में वो खरीदारी नहीं कर सकते, यानी शॉपिंग नहीं कर पाए थे, है ना। तो उसके बदले में जो ट्रेवल एजेंसी थी उसने क्या किया, उनको मुआवजा दिया, और मुआवजे में कितने मिले, 8 लाख मिले, कि भाई हमने जो वादा किया था वो हमने नहीं घुमाया, चलो तुम्हें 8 8 लाख रुपए हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। जबकि भारत में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें जिंदगी भर के लिए लोग अपाहिज हो गए, जिंदगी भर के लिए लोग अंधे हो गए, उन सांस की बीमारी से पीड़ित हो गए, लेकिन फिर भी उनको इतना भी मुआवजा नहीं मिल सका जितना वहां घूमने वाले व्यक्तियों को मिला था, जिनको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ था, बस थोड़ा सा मनोरंजन ही तो कम हुआ था। तो ये कीमत है भारतीयों की यूरोप वालों के दिमाग में। ठीक है। और सबसे ज्यादा जो मानव अधिकार की बात करते हैं वो यूरोप वाले करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। ठीक है। तो पूरी तरह से पाप करके और बाद में आप हज जाकर ये सोचो कि हमने जो भी कुछ किया है, अब वो जो हमारे पाप है वो पुण्य में चेंज हो गए क्योंकि हमने हज कर ली। तो इससे कुछ होने वाला है नहीं। तो यूरोप वालों की यही पॉलिसी रही है हमेशा से कि उन्होंने खूब अत्याचार करा है अपनी औपनिवेश देशों पर, और अत्याचार करने के बाद अब वो अपने आप को अच्छा बताते हैं कि हम मानव अधिकार की सुरक्षा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। सबसे ज्यादा आपने देखा होगा अमेरिका है या रूस है, या ये लोग बहुत ज्यादा करते हैं। आप देख लो, अमेरिका की ही एक कंपनी थी जिसकी वजह से हमारे यहाँ के 8,000 मजदूर मर गए। ठीक है। इससे ज्यादा ही मरे होंगे, बुक में तो और कम ही होते हैं आंकड़े। तो ये किसकी वजह से मरे, उनकी वजह से ही मरे ना। और आपको ऐसा लगता है कि यूरोप के लोग कितने अच्छे हैं, अंग्रेज कितने अच्छे हैं, वहाँ कितना विकास है, ये है। कोई भी अमीर आदमी जब अमीर बनता है ना, वो हमेशा मजदूर के ऊपर पैर रखकर ही अमीर बनता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। गरीबों का कोई मसीहा नहीं होता है कभी भी। लोग गरीबों को केवल और केवल फायदा उठाकर खुद अमीर बन जाते हैं। गरीबों के खिलाफ जो भी आदमी आंदोलन छेड़ेगा, ठीक है, कोई भी आदमी गरीबों को आगे लेके जाने की बात करेगा, 2 3 साल में गरीब तो वहीं रहेंगे, लेकिन जो आंदोलन छेड़ रहा है ना गरीबों के लिए, वो एक दिन रईस बन जाएगा, 2 3 सालों में वो रईस बन जाएगा, जबकि गरीब लोग वहीं की वहीं रह जाएंगे। तो गरीबों के बारे में कोई भी नहीं सोचता है। उसी तरह से ये यूरोप की कंपनियां हैं, ये बस यूरोप के लोग हैं, ये बस ऊपर ऊपर से दिखावा करते हैं कि हम मानव जाति का सम्मान कर रहे हैं, हम पर्यावरण का संरक्षण कर रहे हैं, हम लोगों के लिए ये अधिकार दे रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इतनी सारी चीजें होती नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, मेरा उद्देश्य ये नहीं है किसी सरकार को कोसना या किसी देश की बुराई करना या आपके दिमाग में नेगेटिविटी फैलाना। मेरा उद्देश्य है कि आपको वो बताना जो सच है।
ठीक है? आपको सच और झूठ दोनों पता होना चाहिए कि झूठ क्या बोला जा रहा है आपसे और एक्चुअल में सच क्या है। क्योंकि सच से हम आगे जाते हैं और झूठ से हम हमेशा पीछे होते रहते हैं। हमें पता नहीं होता है, हम पीछे होते रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 1984 में हमारे पास पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत कम कानून थे। ठीक है, जैसे ये घटना हुई उसके बाद में जो सरकार थी वो थोड़े-थोड़े उसके कान नाक आँख खुलने लगे और उन्होंने क्या किया, पर्यावरण की जो समस्या थी उसको गंभीरता से लिया और कानून बनाने शुरू किए 1984 में। से पहले कम थे, फिर उस 1984 के बाद नियम बनने शुरू हुए। इन कानूनों को लागू करने की व्यवस्था तो और भी कमजोर थी। पर्यावरण को एक मुफ्त चीज माना सॉरी माना जाता था। किसी भी उद्योग को हवा, पानी प्रदूषण छोड़ने की खुली छूट थी। यानी कि जितने भी कारखाने होते हैं ना वो ज्यादातर क्या है, नदियों के किनारे लगे होते हैं और जो जितना भी अपना दूषित पानी होता है, जो अपने कारखाने की नाली होती है ना उसको वो नदी में डाल देते हैं और केमिकल वाला पानी नदी में घुलता रहता है और नदी में जहर घुलता रहता है और नदी पूरी तरह से दूषित हो जाती है। ये जनता के कूड़े फेंकने से भी ज्यादा दूषित करती हैं ये फैक्ट्रियां। ठीक है, और उसका ही एक प्रभाव है कि अब नदियों में मछलियां नहीं मिलती हैं। ठीक है, पहले मछलियां मिलती थी नदियों में, अब नहीं मिलती हैं क्योंकि पानी इतना दूषित है कि वो जीवित ही नहीं रह पाती हैं। चाहे नदियां हो, हवा हो या जमीनगत पानी, यानी कि जो भूमि के अंदर पानी होता है ना वो। पर्यावरण प्रदूषण हो रहा था और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। ढीले सुरक्षा मानकों से न केवल यूनियन कार्बाइड को फायदा मिला, बल्कि उसे प्रदूषण से निपटाने के लिए पैसे भी खर्च नहीं करने पड़े। अमेरिका में यही कंपनी इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती थी। उदाहरण भी दिया था ना मैंने पीछे, तो अमेरिका में नहीं बच सकती थी ये कंपनी, लेकिन यहाँ पर इसने पूरा फायदा उठाया। ढीले सुरक्षा मानकों से न केवल यूनियन कार्बाइड को फायदा मिला, बल्कि उसे प्रदूषण से निपटने के लिए पैसे भी खर्च नहीं करने पड़े। ठीक है, अमेरिका में यही कंपनी इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती थी। भोपाल गैस त्रासदी ने पर्यावरण के मुद्दे को अगली कतार में ला दिया। कई लाख ऐसे लोग कारखाने से निकली जहरीली गैस का शिकार बन गए जो इस कारखाने में किसी भी तरह से जुड़े नहीं थे। इससे लोगों को यह एहसास हुआ कि मौजूदा कानून चाहे कितने भी कमजोर हों, वो केवल मजदूरों से संबंधित है ही नहीं है, बल्कि वो आम लोगों को भी मतलब उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब देखिए इस कारखाने में जो मजदूर मरे थे या लोग मरे थे, वो सारे के सारे मजदूर नहीं थे, वो आम लोग भी थे क्योंकि ये रिहायशी इलाके में थी और पर्यावरण की सुरक्षा का कोई भी इंतजाम नहीं किया गया था। तो इसकी चपेट में केवल और केवल मजदूर नहीं मरे, स्थानीय लोग भी मरे। तो स्थानीय लोगों के दिमाग में ये चीज आई कि अगर कोई भी उद्योग धंधा है अ, तो उसका संबंध केवल और केवल मजदूरों से नहीं है, जबकि उसके आसपास जितने लोग रह रहे हैं, उस कारखाने के आसपास जितने लोग रह रहे हैं, उन सभी का संबंध उस कारखाने से है, क्योंकि उसका जो प्रदूषण फैलेगा उससे जो हानिकारक गैसें निकलेंगी वो सभी को प्रभावित करेंगी, ना कि केवल मजदूरों को। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी जागरूकता फैली और अभी भी फैल रही है धीरे धीरे जागरूकता। पर्यावरण विद पर्यावरणवादी कार्यकर्ता और अन्य लोगों के इस दबाव से निपटने के लिए भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारतीय सरकार ने पर्यावरण में नए कानून बनाए। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रदूषण फैलाने वालों को ही जिम्मेदार माना जाने लगा। इसके पीछे समझ यह थी कि हमारे पर्यावरण अगली पीढ़ी का भी हक है, मतलब हमारे पर्यावरण पर अगली पीढ़ी का भी हक है और उसे केवल उद्योग विकास के लिए नष्ट नहीं किया जा सकता। देखो इसका जो जो पर्यावरणवादी थे उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और जो प्रदूषण है उससे निपटने के इंतजाम किए। क्यों किए? क्योंकि उनका मानना था कि अगर हम पूरी तरह से पानी को प्रदूषित कर देंगे अ, विकास के नाम पर, या फिर जो कारखाने होते हैं औद्योगिक विकास के नाम पर हम अगर इस सब को नष्ट कर देंगे, तो जो हमारी अगली पीढ़ी है, यानी कि जो हमारे आने वाली जनरेशन है, हमारी जो बच्चे हैं,
आगे जो आएंगे उनके लिए क्या है, ये सब नष्ट हो जाएगा। उनका जो हक है, उनका भी तो हक है ना, साफ हवा का, साफ पानी का। कहीं ना कहीं हम उनके हक को छीन रहे हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी से ही जो पर्यावरण है उसका ध्यान में रखकर विकास करना पड़ेगा। ठीक है, पर्यावरण भी बहुत जरूरी है और विकास भी बहुत जरूरी है, तो हमें दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे रिफाइनरी लगाई जाती है, रिफाइन के जो वो लगाए जाते हैं कारखाने, तो उसके लिए क्या होता है कि कुछ आपको बाग लगाने पड़ेंगे आम के, क्योंकि रिफाइनरी से जितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है या जो विषैली गैस निकल रही है, जो वातावरण को विशुद्ध कर रही है, साथ ही उसका बैलेंस करने के लिए उस कारखाने के मालिक को आम के जो बाग हैं वो लगाने पड़ेंगे, ताकि जो बैलेंस है वो बना रहे। जितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होगा, तो फिर जब वो पेड़ लगा देंगे तो उतना ही ऑक्सीजन उत्सर्जन होगा, तो बैलेंस बना रहेगा। तो इस तरह से हमें चीजें करनी चाहिए ताकि हमारा विकास भी चलता रहे और विकास भी होता रहे और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। क्योंकि अगर हम फैक्ट्रियों को पूरी तरह बंद कर देंगे, तो ना तो रोजगार रहेगा हमारे देश में और ना ही हमारे देश का विकास हो पाएगा। ठीक है, और पर्यावरण को नजरअंदाज कर देंगे कि कितने भी उद्योग धंधे लगा लो, पर्यावरण को कुछ खराब हो रहा होने दो, तो आने वाली जो जनरेशन है वो इतनी बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगी कि हाँ, जीवन जीना ही मुश्किल हो जाएगा। तो हमें दोनों का बैलेंस बना के चलना है। अदालतों ने स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा बताते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदूषण पर अंकुश लगाने, नदियों को साफ करने और जो दोषी हैं उन पर भारी जुर्माना लगाने के लिए कानून और प्रक्रिया तय करें। ठीक है, ये काम किसका है, सरकार का काम है। अब देखिए ये उस एक उदाहरण दिया गया है दिल्ली का। ठीक है, कि दिल्ली में क्या है, बहुत ज्यादा प्रदूषण है और दिल्ली में पहले जो कारखाने थे वो रिहायशी इलाकों में थे, लेकिन जब गैस त्रासदी हुई तो पूरे ही देश में क्या हुआ, जो सुरक्षा के इंतजाम है वो कड़े होने लगे ताकि पर्यावरण को कम से कम हानि पहुंचाई जा सके। तो इन्होंने क्या किया, जो कारखाने हैं उनको रिहायशी इलाकों से उठा के उनको बाहर शहर के बाहर इन्होंने स्थापित करने के लिए बोल दिया, ताकि जो प्रदूषण है वो कम हो सके। लेकिन इसका एक गलत इफेक्ट भी पड़ा कि जो मजदूर हैं, अब पहले तो मजदूरों को अपने घर के बराबर में भी कारखाने में जाना पड़ता था, अब क्या है, उन मजदूरों को वहां तक जाने के लिए अब किराए वगैरह खर्च करना पड़ेगा या उनको समस्या आएगी, तो मजदूरों को भी नुकसान हो गया। और कुछ मजदूर ऐसे थे कि वो दूर की फैक्ट्रियों में काम करने ही नहीं जा पाए, तो उनसे उनका रोजगार छूट गया। तो हमें क्या है, एक ऐसा समाधान ढूंढना है जिसमें मजदूरों को का भी ध्यान रखा जाए, वातावरण का भी ध्यान रखा जाए और उद्योगों का भी ध्यान रखा जाए। तो इस पूरे पैरा में यही कहानी थी। एक बार थोड़ा सा मैं 2 लाइन पढ़ देती हूँ। ऐसे समाधान ढूंढें कि जिसमें स्वच्छ वातावरण का लाभ सभी को मिल सके। इसका एक तरीका यह है कि हम कारखानों में ज्यादा स्वच्छ तकनीकी, यानी कि तकनीकी ऐसी हो जो कम से कम प्रदूषण फैलाए, प्रक्रियाओं में अपनाने पर जोर दें। इसके लिए सरकार को यह चाहिए कि कारखानों को प्रोत्साहित और मदद दें, उसे प्रदूषण फैलाने वालों पर जुर्माना लगाएं और इस तरह मजदूरों के रोजगार भी बचे रहेंगे और समुदायों व मजदूरों को सुरक्षित वातावरण का अधिकार भी मिल जाएगा। यानी कि वही चीज मैंने आपको पीछे बताई कि हमें क्या है, बैलेंस में चलना है। कारखाने भी जरूरी है और रोजगार भी जरूरी है ना। अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो खाएंगे क्या, खाना भी तो बहुत जरूरी है। तो निष्कर्ष में भी वही वही सारी चीजें हैं, कुछ अलग इसमें है नहीं, कि इस तरह से हमें निष्कर्ष निकालना है ताकि हमारा जो वो है पर्यावरण है वो भी सुरक्षित रहे और जो काम काज है वो भी सुरक्षित रहे। आप पढ़ लेना, इसको ऐसा कुछ खास है नहीं। चलो मैं थोड़ा सा आपको पढ़ देती हूँ। इस दिशा में सरकार की तो जिम्मेदारी बनती है। देखो ऊपर का ऐसा कुछ खास नहीं था, अगर आपका मन हो तो आप पढ़ लेना। ये मुझे जो जो इम्पोर्टेंट लग रहा है वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ।
इस दिशा में सरकार की जो जिम्मेदारी बनती है, आम लोग भी दबाव डालकर निजी कंपनियों और सरकार दोनों को समाज के हितों में काम करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। यानी कि समाज को भी इस तरह का ध्यान रखना चाहिए कि कोई अगर फैक्ट्री है उससे प्रदूषण फैल रहा है या कोई निजी कंपनी है उससे प्रदूषण फैल रहा है, तो वो सरकार के यहाँ शिकायत करें या उनको बाध्य करें कि वो उन्हें स्वच्छ वातावरण प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? समाज की भी जिम्मेदारी है। जैसा कि हमने पहले देखा कि पर्यावरण एक ऐसा विषय है जहाँ लोग के जनहित के लिए दबाव डालना है, और न्यायालयों ने भी स्वस्थ वातावरण के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जीवन का अभिन्न अंग माना है। यानी कि जो भारत की जो न्याय व्यवस्था है, जो न्यायालय हैं, वो भी मानते हैं कि भाई पर्यावरण क्या है, स्वच्छ रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन से जुड़ा है। इस अध्याय में हमने इस बात पर जोर दिया कि लोगों को इस बात के लिए आवाज उठानी चाहिए कि स्वस्थ वातावरण की सुविधा सबको मिले। इसी तरह मजदूर अधिकार यानी काम का अधिकार, सही मेहनताने और मनोवांछित कार्य स्थितियों का अधिकार, यानी कि उनको काम भी मिलना चाहिए, उनको सही मेहनताना यानी कि जितना वो काम कर रहे हैं उसके बदले मजदूरी भी मिलनी चाहिए, और उनको सारी जो सुरक्षा है वो भी मिलनी चाहिए। के क्षेत्र में भी अभी हालत काफी खराब है। लोगों को इस बात के लिए भी आवाज उठानी चाहिए कि कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त कानून बनाए जाएं ताकि सभी को जीवन का अधिकार मिल सके। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, और कोई भी आपको कुछ भी बात पूछनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं खुद कमेंट को पढ़ के और आपको रिप्लाई करती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और जो भी फ्रेंड आपके फ्री में एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उनके साथ प्लीज़ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपका एक शेयर मेरे लिए बहुत मोटिवेशन होता है और मेरे हमारे चैनल को आगे लेके जाएगा। आपका और मेरा चैनल है, ये हम लोगों का चैनल है, तो हमारी फैमिली को आगे बढ़ाएगा, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो सकूँ और इसी तरह से आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट ला सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।